हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में मैंने आपको बताया था जितनी भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो आपके ऑल ओवर सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम कर रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में हमारी कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो वो चीज़ें आप हमारी प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो जब आप पीछे की क्लासों में देखेंगे तो वो चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला में हमने स्वर कर लिए थे, व्यंजन में हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे। और स्पर्श व्यंजन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वर्गीय व्यंजन होते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर चुके थे। ठीक है, तो हम अपने स्पर्श व्यंजनों पर आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंदर जो जो चीज़ें हमने कर ली थी वो मैंने आपको बताई थी कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके जिन वर्णों को बोला जाता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी? 25 बताई थी। और ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग में इनका सारा काम होता है। 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग के नाम हमने यहाँ पर नोट कर लिए थे, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, जब भी क्रम होगा, जब भी कोई काम होगा, इनके अंदर हमेशा वर्ग में होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वर्ण अलग हटके काम कर ले, कभी भी नहीं। अगर कोई चीज, कोई क्वेश्चन इनमें से आ रहा है तो वो पूरे वर्ग के लिए ही होगा। उच्चारण स्थान मैंने इसमें बता दिया था कि मुख के कौन कौन से भागों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो पूरा का पूरा क वर्ग कंठ्य है, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत्य और प वर्ग हो जाता है ओष्ठ्य। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का अंतिम 5वां वर्ण अनुनासिक होता है, जो नाक प्लस मुख की सहायता से बोला जाता है। और जब भी कभी ये पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन का अंतिम 5वां वर्ग क्या होगा, तो अंतिम 5वां वर्ग क्या होगा? पा वर्ग। ठीक है, इतना हमारा हो गया था। आज जो हम कर रहे हैं वो है कि स्पर्श व्यंजनों के अंदर क्या चीज सघोष होती है और क्या चीज अघोष होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सघोष और अघोष में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष। क्या होता है सघोष और क्या होता है अघोष? सघोष का मैंने आप लोगों को बताया था कि वे वर्ण जो स्वर ग्रंथियों में कंपन उत्पन्न करते हैं वो होते हैं सघोष, और जो स्वर ग्रंथियों में कंपन उत्पन्न नहीं करते वो होते हैं अघोष। ठीक है, तो जो हमारी ये स्पर्श व्यंजन है इनके अंदर सघोष और अघोष कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, चीजों को याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। ठीक है, अगर आप उसे किसी चीज से रिलेट कर लेंगे तो वो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगी, और अगर आप चीजों को रटोगे तो वो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसमें देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर चीज लिखी है सघोष और यहाँ पर लिखी है अघोष। अगर हम इसे ऐसे माने कि जिस चीज के आगे स लग गया वो हो गई चीज पॉजिटिव, और जिसके आगे ए लग गया वो क्या हो गया? नेगेटिव। तो जो हमारे आगे के दो क्रम होते हैं स्पर्श व्यंजन में, पहला वर्ग पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और दूसरा वर्ग ये क वर्ग और ख वर्ग, ये दोनों क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे नेगेटिव, यानी कि अघोष। ठीक है, और लास्ट के जो ये 3 बचे हुए हैं गे, घे और अंगे का, जो तीनों के तीनों पूरे क्रम हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये तीनों हो जाते हैं हमारे सघोष। ठीक है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में कि क्या होता है सघोष और क्या हो जाता है अघोष। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ण या कौन सा वर्ग अघोष है और सघोष है, तो हमेशा याद रखिएगा स्पर्श व्यंजनों की स्टार्टिंग नेगेटिव से होती है। स्टार्टिंग के 2 नेगेटिव और लास्ट के 3 पॉजिटिव, यानी कि स्टार्टिंग अघोष और लास्ट के 3 सघोष। फिर इसके बाद एक चीज आती है हमारी अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं?
तो इसकी भी आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब कम और महा का मतलब ज्यादा, और यहाँ पर प्राण का मतलब प्राणवायु से है, क्योंकि किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए, संसार में अपना स्थायित्व बनाने के लिए, अपने आप को मौजूद रखने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है ना। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो अल्प प्राण और महाप्राण शब्द में प्राण शब्द है, इन्हें वायु से संबंधित किया गया है, या वायु से जोड़ कर लिया गया है। तो अल्प प्राण में है जहां पर वर्णों को बोलने के लिए कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वो होते हैं अल्प प्राण। और जहां पर ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। इसे आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा कि क्या अल्प प्राण होता है, क्या महाप्राण। अब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर हमने इसे कह दिया पॉजिटिव, इसे बोल दिया नेगेटिव। ऐसे ही अल्प प्राण और महाप्राण में जहां पर अल्प प्राण लिखा है उसे नेगेटिव मान लेते हैं, और जहां महाप्राण लिखा है उसे पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अल्प और अल्प प्राण महाप्राण में भी इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, नेगेटिव से होती है, यानी कि अल्प प्राण से होती है। तो इसमें पहला, ये हमारा पहला, फिर इसके बाद तीसरा और फिर पांचवा, ये तीन क्या हो जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं अल्प प्राण। 1 3 5, तो स्टार्टिंग नेगेटिव से 1 1 3 और 5 कैसे हो गए, अल्प प्राण। बचा क्या, 2 और 4, तो ये 2 और 4 हमारे क्या हो जाते हैं, महाप्राण। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका यही कि चीजों को इस तरह से पढ़ो कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमारे इसमें हमने देखा कि अल्प प्राण और महाप्राण में भी स्टार्टिंग हमारी नेगेटिव से हो रही है, और सघोष अघोष में भी स्टार्टिंग हमारी नेगेटिव से हो रही है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जब भी कभी पूछा जाए इसके अंदर, स्पर्श व्यंजनों के अंदर, ये द्विगुण जो वर्ण होते हैं, द्विगुण हुआ या उत्क्षिप्त हुआ, ये कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त और द्विगुण, यानी कि जिन शब्दों में जीव लुढ़क कर एकदम नीचे आ जाती है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है जीव लुढ़क कर एकदम से नीचे आ जाना, और द्विगुण का मतलब होता है शब्दों का दूसरा गुण प्रकट करने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे ड और ढ। ठीक है, ड और ढ, जब इनके नीचे बिंदु लग जाता है तो ये हमारे द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों इसमें जोड़े जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 25 से संख्या 27 हो जाती है। पर जब भी कभी पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, 25 होती है। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें हमारी हो गई, उच्चारण स्थान मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक चीज और मोस्ट है, वो है कि जब भी कभी ये पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों के अंदर ऐसा कौन सा वर्ग है जो संघर्षी होता है, तो देखिए इसके अंदर जो ये च वर्ग है, ये पूरा का पूरा च वर्ग कुछ इस तरह से, ये पूरा का पूरा च वर्ग क्या हो जाता है हमारा, स्पर्श संघर्षी। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने सब चीजों को अलग अलग हाईलाइट किया है। तो जब भी कभी ये पूछा जाए कि कौन सा वर्ग संघर्षी होता है, तो च वर्ग पूरा का पूरा स्पर्श संघर्षी कहलाता है। स्पर्श संघर्षी किस लिए, क्योंकि स्पर्श व्यंजन है, और संघर्षी इसलिए क्योंकि इन्हें बोलने में संघर्ष ज्यादा लगता है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, वे वर्ण जो स्वर और स्पर्श और ऊष्म वर्ण के मध्य में स्थित होते हैं, और जो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, कौन से हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अब इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 कौन कौन सी होती है, ये होती है य, रे, ले और वे।
य, रे, ले और व, ये हमारे 4 वर्ण होते हैं। अब इन 4 वर्णों के अंदर क्या तो इनका उच्चारण स्थान होता है, क्या इनमें सघोष अघोष होता है, तो इनकी ये चीजें सारी कैसे होती हैं वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इनके उच्चारण स्थान। देखो परिभाषा मैंने बता दी है कि वे वर्ण जो स्पर्श और ऊष्म के मध्य में स्थित होते हैं अंतस्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के मध्य में स्थित होते हैं इसीलिए इन्हें विशिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट व्यंजन, इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी चीजें होती है उन्हें हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमने बोला य, तो य जब हम बोलते हैं य, तो देखो गर्दन नहीं हिलानी, य बोलते में ये एक तो यहाँ पे दबाव महसूस होता है, और मैंने बताया था जब भी कभी आपको जीभ का ये ही ना पता चले कि वो कहाँ टच हो रहा है, कहाँ से लगी किधर को लगी, तो समझ लो वो तुम्हारा तालु है। या फिर गले में दबाव महसूस हो, गले में दबाव भी नहीं हो रहा, तो जब आपका मुंह कुछ इस तरह से खुले, ये मुंह ऐसे ही खुलेगा, लेकिन जब जीभ एकदम से ऐसे आ जाए ये, देखो महसूस करके देखना, जीभ पीछे की तरफ ऊपर टच होती है ये में। जब आप अपने जीभ पे प्रेशर नहीं डालोगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो जब इस तरह से चीजें होती हैं तो ये का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तालु। ये का उच्चारण स्थान तालु। ठीक, फिर आया रे, तो रे के देखे बहुत सारे उच्चारण स्थान होते हैं, रे और ले के, तो देख लेते हैं रे और ले के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहले बोला हमने रे, रे बोलते में एक बार करके देखो, जैसे बच्चे बचपन में करते हैं ऐसे करके स्कूटर चलाते हैं ना, तो ऐसे स्कूटर चला के देखो, वो ड्र वाला स्कूटर जो होता है वहां पे जीभ कहाँ लगती है, दांतों के बिल्कुल मूल में लगती है, ऊपर वाले दांतों के, जहां से दांतों की स्टार्टिंग हो रही है उनकी मूल में, उनके जड़ में, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं दंत मूल। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ये रे होता है, इसे क्योंकि ये दंत मूल है, ये बिल्कुल दांतों के मूल से आता है, तो ऐसा भी माना जाता है कि इसे बोलते में लुंठा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये कैसा वर्ण कहलाता है, ये कहलाता है लुंठित। ठीक है, कैसा कहलाता है, लुंठित। फिर इसके अलावा ये कैसा वर्ण होता है, इसमें ये हो जाता है वत्सर्य। जब हमारी जीभ दांतों पे टच हो जाती है तो उस स्थिति को वत्सर्य भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये रे होता है, इस रे में क्या होता है कि दांतों के मूल में है, तो इसीलिए इसे मसूड़ा भी बोल देते हैं। दंत मूल तो बोलते बोलते हैं, साथ में मसूड़ा भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि रे के बाद क्या आता है, ले, तो देखिए हमने ले बोला तो ले में भी यही चीजें सेम होती है, ये दंत मूल भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ले को बोलते में लुंठा उत्पन्न नहीं होती, ले दांतों से जीभ बिल्कुल चिपक जाती है ले बोलते में, बोल के देखो ले, तो जीभ पलट के दांतों के ऊपर ऐसे लगता है जैसे चिपक गई हो थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि दांतों के पास जीभ मुड़ जाती है पीछे लगती है बिल्कुल, तो इसी वजह से इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं पार्श्विक, इसे बोल देते हैं पार्श्विक। बाकी इसे वत्सर्य भी कहते हैं और इसे दंत मूल के साथ साथ मसूड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, मसूड़ा। ठीक, और इसके अलावा इसे जो रे है, देखो इस रे को एक चीज और कहते हैं, कंपन, कंपन जात, कंपन जात भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित भी कहते हैं। तो देखो रे और ले के उच्चारण स्थान बहुत सारे होते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि दंत मूल, लुंठित, वत्सर्य, मसूड़ा, कंपन जात, प्रकंपित किस किस के नाम है, तो ये रे के नाम है।
और लय को भी इसी तरह से इन नामों से संबोधित किया जाता है। पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आपके एग्जाम में जितनी चीजें आ रही है यहाँ पर आपको सारी मिलेगी, बस चीजों को साथ के साथ नोट करते चलिएगा। जो चीज छूट गई वो आपकी समझ लो छूट गई। अब इसके बाद आता है लय, लय का मैंने बता दिया। फिर आता है हमारा वै। हमने बोला वै, वै का उच्चारण स्थान क्या था? देखो हमने बोला वै, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ पे टच होते हैं। किसी के ज्यादा लंबे होंगे तो ज्यादा टच हो रहे होंगे, किसी के बहुत छोटे होंगे तो हल्के टच होंगे, लेकिन टच जरूर होंगे। वै तो क्योंकि हमारे दांतों को ओठों पर टच होने की वजह से दो उच्चारण स्थान को आपस में जोड़ देते हैं। दांतों को क्या कहते हैं? दंत, और ओष्ठ इसमें सम्मिलित हो रहा है इसलिए क्या कह देंगे? दंतोष्ठ। तो वै का उच्चारण स्थान हो जाता है दंतोष्ठ। ठीक है, ये हो गए उच्चारण स्थान। फिर जब आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गए उच्चारण स्थान, लेकिन अब इसके अंदर ये चीजें सघोष हैं या अघोष हैं, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि देखो जो हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं, ठीक है, ट्रिक से ही चीजें याद रहेंगी, बिना ट्रिक के बिना जुगाड़ के चीजें भूल जाते हैं। तो बस हम याद करने के लिए तरीका कर रहे हैं, बीच का जुगाड़ का रास्ता नहीं निकाल रहे, बस याद करने का एक तरीका निकाल रहे हैं कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं इसके बाद वाले, उनकी परिभाषा में कुछ ऐसे आता है कि उन वर्णों को, ऊष्म वर्णों को बोलने के लिए ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि उनमें ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है तो जितनी भी प्राणवायु सारी बाहर निकल जाती है, और जब चीज बाहर निकल जाती है तो अंदर कंपन होता ही नहीं है। अंदर कंपन नहीं होता तो इसका मतलब वो क्या होता है? अघोष होता है। और अगर हमारे ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये सघोष हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे सघोष। ऊष्म व्यंजन का सब कुछ यहाँ पर अपोजिट होता है। अगर वहां पर चीज प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे अघोष थे इसीलिए ये क्या हो गए? ये सघोष हो गए। एक चीज ऊष्म व्यंजन से यह जुड़ती है कि जब उनमें ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब वो कैसे हो गए? महाप्राण, है ना, ज्यादा की जरूरत हो रही है। लेकिन इनमें प्राणवायु की आवश्यकता कितनी जरूरत होती है? बहुत ही कम, ऊष्म व्यंजनों की तुलना में बहुत ही कम। इसीलिए इन्हें क्या बोल देते हैं? इन्हें बोल देते हैं अल्प प्राण। तो जब भी कभी ये पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष के अघोष, तो समझ लीजिएगा ऊष्म व्यंजन के अपोजिट होते हैं। वहां पर प्राणवायु ज्यादा होती है इसीलिए वो महाप्राण होते हैं, तो ये अल्प प्राण हो जाते हैं। और वो क्योंकि सारी प्राणवायु बाहर निकल जाती है, अंदर कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो अघोष हो गए और ये क्या हो गए? सघोष हो गए। ठीक है, अब इन्हें और अन्य कौन सा नाम दिया जाता है? अंतस्थ व्यंजन को मैंने बता दिया, इन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये मध्य में स्थित होते हैं और विशिष्ट ही कार्य इनका होता है, विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये और ये वह है, इन दोनों के समूह को, यानी कि अगर ऐसे लिख दें ये और वह को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो चीजें छोटी छोटी पूछ ली जाती है कि क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, यह और वह को अर्ध स्वर यानी कि आधा स्वर भी कहा जाता है। देखो हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन में इन्हें आधा स्वर बता रहे हैं। किस लिए बता रहे हैं? हम लोग यण संधि पढ़ते हैं, यण संधि के अंदर रूल होता है कि यदि यहाँ पर ई आए या यहाँ पर ओ आए और इसके सामने वाले वर्ण के सामने ऐसे लेकर औ तक कोई भी वर्ण आ जाए तो यहाँ पर यह बन जाता है। और यहाँ पर रूल होता है कि ऊ के सामने ऐसे लेकर कोई भी वर्ण आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो वह हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? संधि में। संधि में स्वर का स्वर में मेल होने पर क्या बना? व्यंजन बना।
इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। ये होते हैं शैशलजम, शैषटकोण, सपेरा और है हल। इस तरह से ये चीजें हमें याद रह जाएंगी, से है। ठीक है, अब ये हमने बोला श, तो देखिए जब भी कभी इसका उच्चारण स्थान निकालना हो तो हमेशा इसे सलजम ही बोलेगा। शलजम हमने बोला तो शल, तो जीभ यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है और जीभ पीछे की तरफ टच होती है, शल। तो जब भी कभी ऐसा हो तो उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु। ठीक है, फिर हमने बोला षट, इस वाले श का उच्चारण स्थान निकालने के लिए हमेशा बोलकर देखिएगा षटकोण। जब हम बोलते हैं षट तो जीभ एकदम से आगे की तरफ ऊपर टच होती है, तो इसका हो जाता है मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। फिर हमने बोला से, जब हम बोलते हैं से तो दोनों ऊपर नीचे के दांतों के बीच में से हवा बाहर निकल जाती है और ये क्या हो जाता है, दंत्य हो जाता है। फिर हमने बोला है बोलते में मुंह खुला रह गया, और जब मुंह खुला रहा तो आवाज कहाँ से आई, सीधा कंठ से, तो है का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। क्योंकि ये ध्वनि कंठ से बोली जाती है इसीलिए इसे काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि पूछ ले कि काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो है को काकल्य ध्वनि कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है इसीलिए। ठीक है, अब इसमें सघोष, अघोष और महाप्राण, अल्पप्राण में मैंने बताया ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, जिन्हें बोलने में ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो अगर ज्यादा प्राणवायु की आवश्यकता हो रही है तो वो ज्यादा प्राणवायु बाहर भी तो लगेगी, बाहर निकलेगी। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं से है, तो मुंह के आगे हाथ लगा के देखिएगा, आपको वायु महसूस होगी कि आपके हाथ पे वायु आ रही है। ठीक है, तो जब ज्यादा यूज होती है इसीलिए हम इन्हें बोल देते हैं महाप्राण, क्योंकि वायु सारी बाहर आ गई। और जब बाहर आ गई, अंदर कोई कंपन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गए, अल्प प्राण। ठीक है, ये हो गए अल्प प्राण, नहीं सॉरी, ये हो गए अघोष, महाप्राण, और ये हो गए अघोष। और एक चीज और, इसमें अघोष में ये सारे वर्ण तो हो जाते हैं हमारे अघोष, लेकिन इसमें से एक वर्ण ऐसा होता है जो अपने क्रम से बिल्कुल अलग हटके सघोष हो जाता है। वो कौन है, तो वो है। ठीक है, ये जो है होता है ये क्योंकि हमारे स्वरों में कंठे ध्वनि विसर्ग में यूज होता है, इसीलिए जो ये है ये हमारा क्या हो जाता है, सघोष। जब भी कभी पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजनों में कौन सा वर्ण अपने वर्ग से अलग हटके काम करता है, तो वो है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, यहाँ पर सघोष हो जाता है और बाकी के सारे क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। हमने तीनों वर्णों के क्रम को देखा, उसमें उसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कौन कौन से शब्दों को किन नामों से जाना जाता है, उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं और किस किस तरह से उन्हें उनके अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। इसके अलावा एक चीज दोबारा से देख लो कि जो र और ल है, इनके मैंने आपको जितने भी नाम बताए हैं, वत्सर्य, दंतमूल, लुंठित, प्रकंपित और कंपनजात, और ल को हमने वत्सर्य, दंतमूल, पार्श्विक, दंतमूल और मसूड़ा, ये यहाँ पर 2 बार आ गया, दंतमूल और मसूड़ा। ठीक है, र और ल को इन सारे नामों से जाना जाता है। जितनी चीजें आज कराई हैं उन चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, उन चीजों का रिवीजन कीजिएगा
और चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके चीज़ों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चनों के आंसर आप लोग दे पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।